Hello friends, this is Ritu and welcome to another video of CTET Social Science। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं CTET Social Science के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो से आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी सोशल साइंस के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। रेगुलर क्लासेस ज़रूर देखें, क्लासेस मिस ना करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें जिससे जिन लोगों को इन क्लासेस की ज़रूरत है उन तक की क्लासेस पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप इन क्लासेस को मॉक टेस्ट की तरह करें। मेरे जो आंसर बताने से पहले आप आंसर करें और लास्ट में मुझे बताया करें कि कितना आपने स्कोर किया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ए और बी यहाँ पर सही है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहा जाता है। जो पृथ्वी की परपटी यानी कि ऊपरी जो लेयर है पृथ्वी की, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो जो खनिज पदार्थ बनाते हैं वही जो पिंड होते हैं उनको कहते हैं चट्टान। और दूसरी स्टेटमेंट है मैग्मा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राइमरी लेवल पर रॉक का निर्माण होता है, सबसे पहले जो रॉक बनती है वो होती है आग्नेय चट्टान। और ये जो मैग्मा होता है ये जब पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है। और जब ये फोर्स से बाहर निकल करके आ जाता है, आपने सुना होगा ज्वालामुखी फटता है, तो ये जब बाहर निकल जाता है चट्टान से, मतलब पर्वत से एक तरह से, तो पर्वत से जब बाहर ये निकल जाता है तो ये पहले तो गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ये चट्टान बनती है इग्नियस रॉक। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भूपर्पटी जो होती है पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पर हम रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। शैल खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड है। शैल विभिन्न रंग, आकार और बनावट के हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स इनका कलर या फिर टेक्सचर नहीं है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। शैल या फिर चट्टान, रॉक, कई नामों से इसको हम बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की, क्योंकि जो मैग्मा जब ठंडा होता है बाहर निकल करके तो उसके बाद आग्नेय शैल बनती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान जो है लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है आग। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है जब गर्म होता है, जब ये ठंडा होता है तो ये हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, ठोस हो जाता है, जिसके बाद की ये चट्टान बन जाती है आग्नेय चट्टान। इस चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है क्योंकि देखो प्राइमरी लेवल पर ये बनती है सबसे पहले शुरुआत में ही, तो इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक या फिर प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तप किससे प्रभावित होता है। इंसोलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इन तीनों ही चीज़ों से जो इंसोलेशन है वो प्रभावित होता है। जो सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी पर पहुँचती है ना, उसी को कहते हैं सूर्य तप, इंसोलेशन, और इसको आतपन भी कहते हैं। तो ये सभी से प्रभावित होता है। देखो आपने देखा होगा बादल जब छा जाते हैं तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता, सूर्य की जो गर्मी है वो उतनी उस तरह से नहीं पहुंच पाती। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, इसका भी फर्क पड़ता है। आप देखेंगे पृथ्वी पर जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, इक्वेटर के आसपास वाला, वहाँ पर जो सूर्य तप है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि जो आपके उच्च अक्षांश हैं जैसे कि आप उसकी तरफ जाएँ, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो आपका जो सूर्य तप है वो काफ़ी कम मिलता है और कहीं कहीं पर तो पहुँच ही नहीं पाता है। तो अक्षांश से भी प्रभावित होता है, जल वाष्प से प्रभावित होता है और धूल से भी प्रभावित होता है। अगर धूल ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में तो उससे भी ये प्रभावित होगा। व्यापारिक हवाओं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन चुने, सही हो जाएगा थर्ड। द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनका देखो एक फिक्स डायरेक्शन होता है ट्रेड विंड्स का। जो व्यापारिक पवनें होती है फिक्स डायरेक्शन में बहती है, ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट से बही कल वेस्ट से बहेंगी, फिक्स डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर है ये, और किस तरह से पवनें इस पर बहती हैं। यहाँ पर प्रेशर बेल्ट भी आप देखेंगे
हालांकि इसमें प्रेशर बेल्ट जो होती हैं उन पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो विंड्स हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आता है। तो जो ट्रेड विंड्स होती है ये हमारी इक्वेटर की तरफ को बहती हैं। ये देखो ट्रेड विंड्स आप देख रहे हो, ये कहाँ से बह रही हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। ये पब्लिक ट्रेड विंड्स नोटिस करोगे जो इधर से आ रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो वेस्ट ही है। अब जो इधर से आ रही हैं ईस्ट से, वो इधर जा रही हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बहती है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे इनका ये फिक्स डायरेक्शन होता है, ये हमेशा यहीं पर बहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया है, रीजन दिया है। सही ऑप्शन चुने, इसमें कौन सा होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों सही हैं, असर्शन भी और रीज़न भी, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। रीज़न जो दिया गया है सही दिया गया है। असर्शन और रीज़न जो सॉल्व करते हैं उसका मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों सही हैं या नहीं। अब तो जो जनरल सी आपको नॉलेज होगी अगर, तो आप पहचान पाओगे कि सही है गलत है। अब सही गलत पहचानने के बाद फिर हमें दोनों का रिलेशन देखना होता है, कनेक्टेड है कि नहीं। अब जैसे हम बात करें असर्शन की, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पहाड़ी क्षेत्रों में कम संख्या में लोग रहते हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सुना है, हम ये सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि जो मैदानी इलाका है जहाँ पर सुख सुविधाएँ अवेलेबल होंगी वहीं पर जनता रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए नहीं रहती है, उसका रीज़न है पहाड़ी क्षेत्रों में घर दूर दूर होते हैं और जो हमारी जो सुविधाओं की चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती। जबकि आप मैदानी इलाकों में देखो, नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो जो मैदानी इलाका है उसमें अगर आप देखें तो जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, दूसरा आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी सुविधा होती है, आपको ईजिली अवेलेबल होती है। आप जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती है, पानी वगैरह की सुविधा होती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का अभाव होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कम रहते हैं। तो यही एक रीज़न है। तो रीज़न देखो, रीज़न यहाँ पर दिया गया है, रीज़न भी तो देखना है ना हमें। पर्यावरण जनसंख्या के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी बात सही है। अब क्योंकि देखो दोनों बात सही है और देखो रिलेशन भी बन रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि देखो पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हम सराउंडिंग से काफ़ी प्रभावित होते हैं, एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। क्योंकि देखो हमारी जो जीने की चीज़ें हैं वो तो हमारे आसपास ही अवेलेबल है ना, और वो क्या कहलाता है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है। वो चाहे लिविंग चीज़ें हों चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हों, वो सभी हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। तो रीज़न जो है वो भी सही है। तो रीज़न को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, असर्शन पढ़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पहाड़ी क्षेत्रों में कम संख्या में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या दिया है, इसको हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि से। क्योंकि पर्यावरण जनसंख्या के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खनिज से रिलेटेड है, मिनरल्स से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, ए और सी यहाँ पर सही है। खनिज आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। जो तीनों तरह की हमारी रॉक्स होती हैं उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ पर जो सही है हमारा, खनिज ईंधन अवसादी स्तरों में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, ये गलत है। यहाँ पर दिया है कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित और अवसादी चट्टानों में नहीं, तो ये बात गलत है। अभी देख लेते हैं धात्विक खनिज कौन कौन सी चट्टानों में मिलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, खनिजों के बारे में। खनिजों के वितरण की बात करें, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अभी देखो चट्टानों में भी पता चलेगा कौन कौन सी चट्टान मिलते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों, कायांतरित चट्टानों और अवसादी चट्टानों, यानी तीनों चट्टानों में खनिज मिलते हैं, ये तो तय है। बात हो रही है धात्विक खनिज की, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इनमें पाए जाते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो आग्नेय और कायांतरित शैलों में ये धात्विक खनिज मिलते हैं। तो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। देखो क्योंकि जो खनिज है ना हर जगह पर भी नहीं मिलते हैं, समान रूप से वितरण इनका नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि खनिज समान रूप से वितरित होते हैं, तो ये बात गलत है। तो कहीं कहीं पर मिलते हैं, जैसे कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप,
दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि भाई आग्नेय और कायांतरित शैल में मिलते हैं कौन से, धात्विक खनिज, जिनमें मेटल होता है उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। तो ये आपको मिलते हैं आग्नेय और कायांतरित शैलों में। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। अब देखो, अगर बात करें भाई जो अवसादी शैल हैं उसमें भी तो खनिज मिलते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, खनिज तो हमारे तीनों चट्टानों में मिलते हैं, लेकिन धात्विक जिसमें मेटल होता है जैसे तांबा वगैरह जो हो गया, वो मेटेलिक जो हो गए मिनरल्स, वो हमें आग्नेय और कायांतरित में मिलते हैं। लेकिन जो हमारे अधात्विक हैं जिनमें धातु नहीं मिलती है, जैसे चूना पत्थर टाइप खनिज, तो ये हमारे मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म में भी मिलते हैं। तो अब देखो, जो अवसादी चट्टानें हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि ये अधात्विक खनिज हैं जो इन जगहों पर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन कौन से होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ईंधन यानी कि ये हमारे ईंधन का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, तो ये भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन से है। फिर से सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ए ट्रू क्यों है? भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ज्वारीय मिल क्या होती है? जहाँ पर जो टाइडल एनर्जी है ना वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर टाइडल जो एनर्जी होती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में मैंने कराया है, बाकी मैंने यहाँ पर भी लिया है थोड़ा सा। कारण क्या दिया गया है? समुद्र के चौड़े मुहाने पर बांधों के निर्माण से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और ये सिर्फ छोटा सा एक वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ये चौड़े मुहाने पर नहीं बल्कि संकरा मुहाना होता है। नैरो होगा अगर इसका मुहाना, उस पर ही बनता है। मतलब जो नैरो, मतलब ये तो इन्होंने बोल दिया समुद्र के चौड़े मुहाने पर, तो लेकिन चौड़े मुहाने पर नहीं बल्कि ये नैरो जो इसका माउथ होगा वहाँ पर समुद्र के बांधों के निर्माण से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ये चीज़। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो वही जो ज्वार होता है, वही जो लहरों का जो ऊपर उठना होता है तेज गति से, उसी से उत्पन्न करते हैं ऊर्जा, उसी को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में, जो नैरो होगा, ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, उस मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार की ऊर्जा बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए उपयोग होती है। मतलब उसको घुमाना नहीं पड़ता। जब हाई टाइड्स आते हैं तो वो अपने आप ही टरबाइन को घुमा देते हैं, जिससे कि ऊर्जा बनती है। ये ज्वारीय ऊर्जा उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? रूस, फ्रांस व कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। देखो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर बना हुआ है बांध, ये पूरा बांध है। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर रोड भी है। बांध बना होता था, रोड वगैरह भी होती है ना इसके ऊपर से जाती है जो। तो यहाँ पर ये टरबाइन लगा हुआ है, ये घूमता है अपने आप ही। जब आपका उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, तो तब ये अपने आप घूमता है। तो देखो कुछ इस तरह का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये एक और मैंने पिक्चर लगाई है, इस तरह से भी लगाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इनका कहने का है कि कच्चा माल ज़्यादा से कम की तरफ लगाएं। जो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा लगती है कच्चे माल के रूप में स्टील का निर्माण में, इस्पात के निर्माण में, और कौन सी कम लगती है, ज़्यादा से कम के ऑर्डर में लगानी है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, BAC। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोयले की, क्योंकि कोयला से हम इसको तपाने का काम करते हैं ना, स्टील को तपाने का काम करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी मात्रा में हमें चाहिए होता है, दूसरा इससे कम, वो होता है लौह अयस्क। और लौह अयस्क के बाद उससे कम मात्रा में चाहिए होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्धता के विपरीत है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट,
समाज में व्यक्तिकता की पहचान करना। देखो अगर आप इसको देखोगे ये फर्स्ट जो हमारा आंसर है तो ये है अपोजिट स्टीरियोटाइपिंग के, मतलब ये स्टीरियोटाइपिंग का विरोध कर रहा है एक तरह से। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ये सपोर्ट कर रहे हैं रूढ़िबद्धता को, स्टीरियोटाइपिंग को। जैसे कि लोगों को एक पैटर्न में फिट करना, एक ही तरह से आप लोगों को देख रहे हो, फिटिंग पीपल इनटू वन पैटर्न। लोगों की एक श्रेणी के खिलाफ पूर्वाग्रह रखना। भाई जैसे मान लो लड़कियों के बारे में अगर हम बात करें तो लड़कियों को ये कहा जाएगा कि तुम सिर्फ घर के काम कर सकती हो, ये पायलट की जॉब, ड्राइवर की जॉब या फिर कुछ इस तरह की जॉब जिसमें कि डेंजर होता है या फिर हार्ड वर्किंग होता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। इस तरह से समाज में एक रूपता को स्वीकार करना, तो ये जो है एक तरह से रूढ़िबद्धता के अंदर आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट है ये रूढ़िबद्धता के विपरीत आता है, समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना। एक रूपता वाले समाज में क्या कमी होगी? एक रूपता का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना या एक जैसा सोचना किसी के बारे में। जैसे देखो यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल की, यूनिफॉर्म कैसी होती है? एक जैसी होती है, जो सभी बच्चे पहन करके जाते हैं। तो वो किस लिए रखी जाती है? जिससे किसी बच्चे में भेदभाव ना दिखे। कोई गरीब बच्चा आ रहा है अगर, तो उसको उसके अंदर हीन भावना आए, क्योंकि अमीर जो बच्चे होंगे वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन कर आएंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास अच्छी ड्रेसेस होंगी नहीं, तो वो हीन भावना का शिकार होंगे। तो एक रूपता लाने के लिए क्या करते हैं? यूनिफॉर्म जो है रखी जाती हैं स्कूलों में। तो वही बात हो रही है, एक रूपता वाला अगर समाज होगा, एक जैसे सभी लोग होंगे मतलब, तो क्या कमी हो जाएगी समाज में? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की। जैसे कि अब हमारी कंट्री की देखो खूबसूरती है ये विविधता, डाइवर्सिटी, कि अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। काफ़ी सारी जो है विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ अगर होगी, मान लो एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे सब लोग, एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही जैसे रूटीन को फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से विविधता की कमी हो जाएगी ना। फिर सब लोग एक जैसे दिखेंगे, एक रूपता आ जाएगी, तो विविधता की कमी होगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत को कहा जाता है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत को कहा जाता है फर्स्ट जनपद पंचायत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसीलिए पूछा जाता है जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जनपद आप समझते हैं जिला होता है, तो आप समझेंगे कि जनपद पंचायत तो होगा नहीं, क्योंकि जिले से रिलेटेड है ये। तो लेकिन अब जो ब्लॉक पंचायत होती है ब्लॉक स्तर पर, उसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं, और इसको हम विकास स्तर पर भी पंचायत बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर पर होती है। एक तो होती है ग्राम पंचायत, एक होती है ब्लॉक पंचायत, और एक होती है जिला पंचायत। तो इसमें जो ग्राम पंचायत है वो डिटेल में है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो, तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं उसके लिए, पॉलिटी का। लेकिन ब्लॉक और जिला पंचायत के बारे में बता देती हूँ। ग्राम पंचायत के अलावा ये बाकी के 2 स्तर भी हैं पंचायतों के। तो ये ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है जिसको हम ब्लॉक स्तर कहते हैं पंचायत का, विकासखंड स्तर भी इसको कह सकते हैं। इसे अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। कभी पंचायत समिति भी पूछ लेते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अभी पिरामिड दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें समझाऊंगी। फिर आता है जिला पंचायत, सबसे ऊपर लेवल की ये होती है पंचायत। तो पंचायत समिति के ऊपर आती है जिला पंचायत। इसे जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये एक तरह से जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उस पर ये पंचायत होती है, तो जिला स्तर पर ये योजनाएं बनाने का काम करती है जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर हो गए पंचायत के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये पिरामिड मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर आप देखोगे 3 लेवल पंचायत के दिखाए हुए हैं। सबसे नीचे विलेज लेवल है यानी ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल है ब्लॉक समिति, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। एक इसका जो पिरामिड बनाने का जो एक तरह से मकसद होता है वो ये भी होता है, ये दिखाना कि जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा संख्या में होती हैं, कौन सी चीज़ें कम होती हैं संख्या में। जो पिरामिड में जो इस तरह के पिरामिड बने होंगे ना आपके ट्राइंगल, जो चीज़ें आपके नीचे के लेवल पर होंगी, जैसे विलेज लेवल है, ग्राम पंचायतें जो हैं ये ज़्यादा संख्या में हैं, क्योंकि आप जानते हैं गांव जो है हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में लाखों की संख्या में हैं। तो पंचायतें जो होंगी वो भी लगभग लाखों की संख्या में होंगी, क्योंकि
या तो एक गांव के लिए पंचायत होती है या फिर कई सारे गांवों के लिए होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से, जिस हिसाब से भी होगा उस हिसाब से पंचायत होती है। तो पंचायतें, जो ग्राम पंचायतें होंगी वो संख्या में ज़्यादा होंगी। फिर जब ब्लॉक लेवल पर आएंगे हम, तो ये पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एक ब्लॉक समिति के अंदर काफ़ी सारी ग्राम पंचायतें आएंगी, इसलिए इनकी संख्या कम हो जाएगी। अब इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट की संख्या गाँवों से भी कम है और ब्लॉक से भी कम है, तो ये ऊपर हमने रखा क्योंकि ये संख्या में भी कम है और इसका लेवल भी अप है। तो दो रीज़न है ऊपर रखने के, एक तो लेवल अप हो गया इसका, दूसरा संख्या में भी ये कम होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पंचायतें कम संख्या में रहेंगी। तो विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर मिलना चाहिए। बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।